हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। बेटा हम क्या कर रहे थे, हम रिवीजन कर रहे थे मैम। किसका? कस्टम्स का। किससे? समरी बुक से। और ये समरी बुक कहाँ अवेलेबल है? मेरी वेबसाइट बेटा www.icleague.com में अवेलेबल है। इस वेबसाइट पे बेटा फ्री रिसोर्सेज पे काफी सारी चीजें अवेलेबल है, आप देख सकते हो। समरी बुक है, देन क्वेश्चन बैंक है, लिस्ट ऑफ सेक्शंस है, अमेंडमेंट बुकलेट है, ये सारे कुछ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बेटा एक चीज और बता दूं, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यस बेटा आपके लिए यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है आपके अटेम्प्ट के रिलेवेंट, तो वो भी icleague.com में अवेलेबल है। आप कोर्स सेक्शन से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं वहां से, ठीक है। नाउ यहाँ पे बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस लेक्चर में, हमारा जो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बेटा बहुत ही प्रोसीजरल सा चैप्टर है, कुछ नहीं है। इंपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे, दैट्स इट। उससे पहले मैं एक बार मेन बुक पे जाऊंगी, एक डेफिनेशन में डिस्कस करना चाहूंगी, पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन। बेटा पर्सन इंचार्ज बहुत बार पढ़ा है, कौन? वेसल में कौन रहता है बताओ? मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट में कमांडर और पायलट इंचार्ज ऑफ एयरक्राफ्ट। ट्रेन में कंडक्टर, गार्ड, एनी अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन और एनी अदर कन्वेंस। जैसे कि व्हीकल में जो कि ड्राइवर रहेगा या कोई और पर्सन इंचार्ज रहेगा, वो हो जाएगा क्या बेटा आपका यहाँ पे पर्सन इंचार्ज हो जाएगा, पर्सन इंचार्ज हो जाएगा। वेसल के केस में वापस से रिपीट करूंगी, रिवीजन है, फास्ट जाएंगे। वेसल के केस में मास्टर ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट के केस में बेटा पायलट यहाँ पे इंचार्ज और कमांडर, रेलवे ट्रेन के केस में कंडक्टर, गार्ड और अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन और एनी अदर कन्वेंस के केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीकल के केस में कौन रहेगा बेटा? ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? पर्सन इंचार्ज रहेगा। इंपॉर्टेंट है पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बेटा? क्योंकि मैम यहाँ पे पर्सन इंचार्ज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले इंपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ेंगे। एक मैं यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल सा डायग्राम है वो बताती हूँ, हम इसको पढ़ेंगे, इसमें से हमें कैसे कैसे करना है। कोई भी बेटा एयरक्राफ्ट या वेसल बाहर से आता है तो वो कहाँ पे रुकेगा? एयरक्राफ्ट मैम आएगा कस्टम्स एयरपोर्ट पे। वेसल अगर आ रहा है तो कहाँ पे आएगा बेटा? कस्टम्स पोर्ट पे आएगा, कस्टम्स पोर्ट पे आएगा। फिर पर्सन इंचार्ज जो है, पर्सन इंचार्ज जो हमने अभी डेफिनेशन देखी, उसने क्या करना है बेटा? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करेगा, वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करेगा। प्रॉपर ऑफिसर, वेसल के केस में ओनली एंट्री इनवर्ड्स का कंसेप्ट होता है। वेसल के केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उसे ग्रांट करेगा एंट्री इनवर्ड्स, ग्रांट करेगा एंट्री इनवर्ड्स। उसके बाद ही उसका वेसल क्या आएगा बेटा? अंदर यहाँ पे आया। उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा भाई? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, टैक्स वैक्स पे करेगा, ड्यूटी वगैरह पे करेगा, और फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ऑर्डर देगा क्लियरेंस का, ऑर्डर देगा क्लियरेंस का। बस यही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इंपोर्ट की प्रोसीजर एक एक चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 29 से ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, देखेंगे, वापस से देखेंगे थोड़ी देर बाद ये डायग्राम और क्लैरिटी आ जाएगा। सो प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। क्या हुआ भाई? मैंने गुड्स इंपोर्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा? मेरा वेसल और एयरक्राफ्ट इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा। कहां आएगा? वेसल और एयरक्राफ्ट एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन ओनली कॉल और लैंड एट व्हाट बेटा? कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट। वेसल कस्टम पोर्ट पे आएगा, एयरक्राफ्ट कस्टम एयरपोर्ट पे आएगा। CBIC can permit calling or landing of conveyance at any other place other than custom station is permitted। अब यहाँ पे परमिशन दी जा सकती है कोई और जगह पे भी यहाँ पे आने की। कब दी जाएगी बेटा? व्हेन क्या हुआ है यहाँ पे? इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट विच इज कंपेल्ड बाय व्हाट? एक्सीडेंट हुआ है, स्ट्रेस ऑफ वेदर हुआ है, या कोई और अनअवॉइडेबल कॉज हुआ है, तो उस केस में क्या हो सकता है? कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट की जगह भी के अलावा कोई दूसरी जगह पे भी क्या हो सकती है बेटा? यहाँ पे उसे लैंडिंग हो सकती है, या वहां पे कॉल हो सकता है, वहां पे लैंडिंग हो सकती है। कौन से केसेस में हो सकता है? कहीं और अगर एक्सीडेंट का इशू आ गया, स्ट्रेस ऑफ वेदर हो गया, हवाएं चल रही है जोर जोर की, या कोई और अनअवॉइडेबल कॉज हो गया कि भाई नहीं पहुंच सकते कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो क्या करेंगे उस केस में? उस केस में कहीं और उसका लैंडिंग हो सकता है, उसका लैंडिंग हो सकता है। तो जनरली कहां पे आएगा हमारा भाई? हमने देखा था अभी यहाँ पे डायग्राम में देखा था, कस्टम एयरपोर्ट पे आएगा एयरक्राफ्ट, वेसल कहां आएगा? कस्टम पोर्ट पे आएगा। बट एक्सेप्शन सिचुएशन दी गई है जहां पे किसी और जगह पे भी उसकी क्या की जा सकती है? लैंडिंग कर सकती है, कॉलिंग की जा सकती है, ठीक है। सिंपल प्रोविजन है। नेक्स्ट सेक्शन 30 बेटा शॉर्ट में पढ़ेंगे सब चीजें यहाँ पे हम। डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। अब क्या हुआ भाई? वेसल आ गया, यहाँ पे वेसल आ गया, या क्या आ गया? एयरक्राफ्ट आ गया। तो उस केस में क्या होगा? एक इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बनता है। अभी हमने देखा
कौन बना रहा है? पर्सन इंचार्ज बना रहा था मैम, हमने अभी डायग्राम में देखा पर्सन इंचार्ज बना रहा था। तो आफ्टर इंश्योरिंग दैट वेसल आर लैंडेड ओनली इन व्हाट approved custom port or airport, further duties cast on person in charge of vessel to deliver arrival manifest or arrival report। ठीक है, अराइवल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट उसे देना रहेगा। वेसल से अगर आपका गुड्स आया है, किससे आया है भाई? वेसल से मेरा गुड्स आया है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बेटा अब इस चैप्टर में ना बड़े सारे नाम आएंगे, कहीं पे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सपोर्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे शिपिंग बिल पढ़ेंगे हम, यहाँ पे अराइवल मैनिफेस्ट पढ़ेंगे, इंपोर्ट मैनिफेस्ट पढ़ेंगे, इंपोर्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एंट्री पढ़ेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है आपको याद रखने, एग्जाम में लिखने, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट में कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट में कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, आपको एग्जाम में लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में कुछ नहीं करना, सीए फाइनल लेवल पे हो। सो अगर गुड्स आपके वेसल से आ रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैम? अराइवल मैनिफेस्ट बोलते हैं या इंपोर्ट मैनिफेस्ट बोलते हैं। कब देना है भाई? वेसल आने के पहले देना है। किसको देना है? पर्सन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाता है। अब गुड्स मैम वेसल से नहीं आए, एयरक्राफ्ट से आए, तो भी सेम डॉक्यूमेंट लगता है, नाम उसका सेम है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। और कब लगेगा? एयरक्राफ्ट के अराइवल के पहले। एयरक्राफ्ट के अराइवल के पहले इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल। और अगर गुड्स आपके किससे आ रहे हैं? व्हीकल से आ रहे हैं, व्हीकल से आ रहे हैं, तो बेटा डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होता है। अब इसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट रिपोर्ट। व्हीकल से जब गुड्स आ रहे हैं तब मैनिफेस्ट वर्ड यूज नहीं करना है आपको, मैनिफेस्ट वर्ड यूज नहीं करना है। क्या है? इंपोर्ट रिपोर्ट लगती है। इंपोर्ट रिपोर्ट लगती है, कितने दिन में लगती है? कितना टाइम है मैम? 12 घंटे दिए गए बेटा, 12 घंटे आफ्टर इट्स अराइवल इन द कस्टम स्टेशन। आ जाए व्हीकल आराम से 12 घंटे में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी मैन्युअली फाइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी बात थी? इंपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, और इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल की बात हमने की। ठीक है, सिंपल है। वेसल और एयरक्राफ्ट में आपका वेसल या एयरक्राफ्ट आने के पहले इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ता है, और व्हीकल के केस में मैन्युअली। आ जाए 12 घंटे में आराम से फाइल कर दें। अब पर्सन इंचार्ज ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा भाई? पेनल्टी लगेगी। कितनी? मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे अगर डिले हो जाता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा ऑफिसर ऑन वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड्स। कुछ जस्टिफाइड ग्राउंड्स है उसके पास में, वैलिड ग्राउंड्स है, तो ऑफिसर को पावर दिया गया है, वो उसे भी बिलेटेड भी एक्सेप्ट कर सकता है, बिलेटेड भी एक्सेप्ट कर सकता है। अमेंडमेंट टू आईजीएम, इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट इज एनीवे इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। इनकरेक्ट है भाई, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, तो और कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, हो गई गलती यार, हो जाती, सबसे होती, तो वो क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, उसका अमेंडमेंट या सप्लीमेंटेशन भी पॉसिबल है, सप्लीमेंटेशन भी पॉसिबल है। तो ये क्या कंसेप्ट था बेटा? हमारा अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड हमने जो डिस्कस किया। नेक्स्ट, पैसेंजर एंड क्रू मैनिफेस्ट। भाई अब क्या है? अब क्या है भाई? अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, ये किससे रिलेटेड होता है बेटा? ये यहाँ पे जनरली गुड्स से रिलेटेड होता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें सबके क्या क्या गुड्स लेके आ रहे हो, स्टोर्स लेके आ रहे हो एंड ऑल दैट। अब पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं उसमें। अब जब से टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई है तब से गवर्नमेंट ने ये इंसर्ट किया। सो पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस दैट एंटर्स इंडिया शैल डिलीवर टू प्रॉपर ऑफिसर व्हाट? पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल अपॉन अराइवल इन केस ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे क्या है? पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट अराइवल एयरक्राफ्ट या वेसल आने के पहले, और जब अराइवल हो जाता है व्हीकल के केस में जब पहुंचेगा तब उसने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ अराइविंग पैसेंजर इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाया हुआ है उसमें वो सारी चीजें लगेगी। तो ये यहाँ पे किसको डिलीवर करना है? पर्सन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ, सेक्शन 29 भी मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिया, 30 भी नहीं लिया, हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वेंस कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स। बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपने इतना भी पढ़ा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया ही था, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सो यहाँ पे बेटा सेक्शन 32 क्या बोलता है? इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। तो ये सिर्फ मैंने सेक्शंस के नाम लिए हैं, ये सेक्शन के जो नाम है इसी से चीजें क्लियर हो रही है। क्या बोलता है ये सेक्शन 32? ये बोलता है कि भाई इंपोर्टेड गुड्स को आपको अनलोड नहीं करना है। कब तक? जब तक अराइवल मैनिफेस्ट
या इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट एज द केस में भी यहाँ पे आप देते नहीं हो, तब तक के क्या होगा बेटा, अनलोडिंग शुरू नहीं करनी है, अनलोडिंग शुरू नहीं करनी है। देन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव प्लेसेस ओनली, कहीं भी नहीं अपना बढ़िया यहाँ पे गुड्स निकालने शुरू कर दे, नहीं, अप्रूव प्लेसेस में ही होगी अनलोडिंग लोडिंग। गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलोडेड एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में ही आपके गुड्स अनलोड होंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन हॉलीडेज, हॉलीडेज के केस में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे ही अनलोडिंग लोडिंग होगी। द प्रॉपर ऑफिसर हैज टू पावर टू बोर्ड द कन्वेंस, ऑफिसर जाके आपके कन्वेंस में वेसल में जाके देख सकता है, उसके पास पूरा यहाँ पे पावर है। द प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आस्क क्वेश्चन, ऑफिसर को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी सवाल पूछने वो आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 38 उसको पावर देता है। तो बेटा ये सब एकदम छोटे छोटे से सेक्शंस है जिसके नाम से ही क्लियर होता है, इससे ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाउ सेक्शन 45 रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अब आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए उसकी कस्टडी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है देखेंगे। Once the imported goods have entered the custom area, then arises the question who is responsible for safe custody of goods। आपके गुड्स आ गए, इंपोर्ट कर लिया आपने कस्टम्स के एरिया में, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, चोरी हो जाए कुछ हो जाए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सवाल ये उठा। तो जवाब क्या मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन ऑफ गुड्स, जो कस्टोडियन रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो कस्टोडियन रहेगा आपका, वो कस्टोडियन ऑफ गुड्स जो अपॉइंट किया जाएगा उससे क्या करना पड़ेगा, उसके आपके गुड्स की सेफ कस्टडी करनी रहेगी। और क्या करना रहेगा, ही हैज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम करियर्स एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर, वो गुड्स के पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह कौन बनाएगा, कस्टोडियन बनाएगा और ऑफिसर को देगा। Not to permit such goods to be removed from the custom area and or allow them to be dealt with otherwise except under the specific permission and writing of the proper officer or in accordance with general procedure that may be prescribed that avoid subjectivity of the officer as to the manner of removal of the goods। तो उसने क्या आपको अलाउ नहीं करेगा, वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा गुड्स रिमूव करने के लिए कस्टम्स एरिया से, या आप उससे किसी भी तरह से डीलिंग नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस जहां पे ऑफिसर ऑथराइज करे या कोई अगर उसके रूल्स बने हुए हैं, प्रोसीजर बनी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको गुड्स का यहाँ पे रिमूवल वो की परमिशन देगा। कौन, कस्टोडियन ऑफ गुड्स, कस्टोडियन ऑफ द गुड्स रिस्पॉन्सिबल रहता है बेटा ये सब चीजों के लिए। अब आपके गुड्स बाहर से आ गए, ठीक है, कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे आ गए थे आपके गुड्स, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या यहाँ पे आपने इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट यहाँ पे एज द केस में भी फाइल कर दिया, गुड्स कस्टडी में कस्टोडियन के। अब क्या हुआ, अब भाई इंपोर्टर आओ, पिक्चर में आओ, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, पैसे वैसे दो, गुड्स ले जाओ, यहाँ तो ना रखने के लिए लाए। तो क्या होगा, नेक्स्ट आया भाई फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग ऑफ व्हाट बेटा, इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री वर्ड जो है वो इंपोर्ट के रिलेशन में यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट में मत यूज करना। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, इंपोर्टर फाइल करेगा भाई। देखते हैं बिल ऑफ एंट्री क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ असेसमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ असेसमेंट एंड व्हेन असेस्ड बिकम्स एन असेसमेंट ऑर्डर, और जब असेस हो गया उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर हो गया। With this extent of automation, custom expects that filing of bill of entry and payment of duty is on the automated system of custom department और CAS। ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है, ऑनलाइन ड्यूटी पे की जा सकती है। कौन प्रेजेंट करेगा, द इंपोर्टर हु प्रेजेंट्स बिल ऑफ एंट्री शैल इंश्योर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो इंपोर्टर है बेटा उसने कुछ नहीं करना है, एक डॉक्यूमेंट है असेसमेंट का, उसने बता दिया भाई इतना इतना वैल्यू के गुड्स है, इतनी इतनी ड्यूटी आ रही है, उसने पे कर दिया। जब उसने पे कर दिया फिर ऑफिसर ने यहाँ पे उसे देख लिया, चेक कर दिया, असेसमेंट कर दिया ऑफिसर ने, उसके बाद वही असेसमेंट ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, अब जो इंपोर्टर उसको फाइल कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने रिस्पॉन्सिबल होना है कि भाई एक्यूरेट है, कंप्लीट है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग इट, उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए हैं, बिल्स विल्स, वो ऑथेंटिक है, कुछ भी डुप्लीकेट डॉक नहीं लगा दिए उसने, यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी के लिए किसको, कुछ भी गड़बड़ हुई तो who will be responsible, who will be accountable, importer भाई इंपोर्टर ही रहेगा। Compliance with the restriction or prohibition if any relating to the goods under this act or under any other law for the time being in force, जो भी compliance restriction या prohibition होंगे उस गुड से रिलेटेड वो सारी चीजें कौन कंप्लाई करेगा, इंपोर्टर कंप्लाई करेगा। तो उसने क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग इट, देन कंप्लायंस विद द रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, ये सब चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपोर्टर की। बिल ऑफ एंट्री बेटा इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ असेसमेंट एंड व्हेन असेस्ड इट बिकम्स व्हाट बेटा, असेसमेंट ऑर्डर ओनली। बिल ऑफ लेडिंग, द बिल ऑफ लेडिंग गिवन बाय द करियर ऑफ द गुड्स इज द इंपोर्टर्स डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ द गुड्स। द बिल ऑफ लेडिंग कवर्स ऑल द गुड्स इंपोर्टेड विद फुल डिस्क्रिप्शन। आपको बहुत अच्छे से पता है बिल ऑफ लेडिंग क्या है, आप फाइनल लेवल पे हो, आप
पढ़े सीपीटी से पढ़े जा रहे हो बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पे, तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है बेटा, इंपोर्टर का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, उसमें सारे गुड्स लिखे होते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी रहता है बिल ऑफ लेडिंग में दिया रहता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ लेडिंग में, नहीं बेटा, बिल ऑफ एंट्री जो है आपका, बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे क्या है, असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट है, आप उसके बेसिस में असेसमेंट करते हो, आप ड्यूटी पे करते हो, ऑफिसर उसको चेक करता है, वो आपका असेसमेंट ऑर्डर बनता है। हाउएवर यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग इज व्हाट, इट्स इंपोर्टर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है बिल ऑफ लेडिंग, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं इंपोर्टेड गुड्स के। Time limit for filing before the end of following day on which aircraft vessel arrives, but in case bill of entry may be presented at the time not exceeding 30 days prior to the expected arrival of the vessel। तो आपको bill of entry कब तक के फाइल करना बेटा, before the end of following the day on which the aircraft या vessel आपका आ रहा है, but in any case bill of entry may be presented at any time not exceeding 30 days prior to the expected arrival of the vessel। तो आपका vessel aircraft जब भी आ रहा है उसके 30 days के अंदर अंदर तो आपने फाइल करना ही करना है। तो ये क्या हुआ, अब इंपोर्टर आया था पिक्चर में, सेक्शन 46 में, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रख सकते हो, और उसने क्या किया, अभी बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, ड्यूटी पे किया। अब क्या होगा, क्लियर होंगे गुड्स ऑब्वियसली, अब हो गए, बिल ऑफ एंट्री हो गई, ड्यूटी पे कर दिया, अब गुड्स क्लियर करो। Time limit for payment of import duty, the importer shall pay the import duty on the date of presentation of bill of entry in case of self assessment, जैसा हमने भी डिस्कस किया था। क्या करेगा इंपोर्टर ड्यूटी पे करेगा मैम, ड्यूटी पे करेगा कब भाई, बिल ऑफ एंट्री यहाँ उसने खुद प्रेजेंट किया है सेल्फ असेस करके, तो जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करे भाई उसी टाइम पैसे दे दे, उसी टाइम ड्यूटी पे कर दे। विद इन 1 day from the date on which bill of entry is returned to him by the proper officer for payment of duty in case of assessment, reassessment, provisional assessment। अब भाई यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री जब वो दे रहा है और सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, उस केस में तो उसने सेल्फ असेसमेंट किया, उसी टाइम पे कर देगा। सेल्फ असेसमेंट का केस नहीं भाई, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट हो रहा है, ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है, उस केस में 1 दिन के अंदर पे करना है। जब भी ऑफिसर ने उसको बिल ऑफ यहाँ पे एंट्री उसको वापस भेजा असेस करके, उसके बाद में 1 दिन के अंदर अंदर उसने पे करना है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे ऑब्वियसली। संडे वनडे आ गया बीच में तो फिर उसको छोड़ दो नेक्स्ट डे। In case of deferred payment from such due date as may be specified by rules made in this behalf, and if he fails to pay the duty either in full or part within the time so specified, he shall pay interest on the duty not paid, short paid till the date of its payment। And the rate of interest बेटा deferred payment की फैसिलिटी भी किसी किसी को दी हुई है, तो जिसको भी deferred payment की फैसिलिटी दी हुई है वो उन ड्यू डेट्स पे उसका पेमेंट करेगा, और नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करो भाई, आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया, ये बात होगी, फिर तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी बिलो 10% एंड शुड नॉट एक्सीड 36% पर एनम एंड शैल बी फिक्स्ड बाय whom, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ इंटरेस्ट में बी वेव्ड बाय सीबीआईसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो सीबीआईसी यहाँ पे क्या कर सकती है, सीबीआईसी के पास पावर दिया। मिनिमम इंटरेस्ट का रेट रहेगा 10%, मैक्सिमम रहेगा 36%, 10% मिनिमम, मैक्सिमम 36% पर एनम रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, इंटरेस्ट का रेट आपका फिक्स करेगी, बट सीबीआईसी चाहे तो वो वेव कर सकती है, उनके पास पावर दिया हुआ है, कब, पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, क्या ये सबको मिलती है फैसिलिटी, नहीं, डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी किसी किसी को मिलती है। अब ये बेटा डेफर्ड पेमेंट के हम रूल्स देखेंगे। यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट के केस में बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंट टू अवेल बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन का जो लोग भी यहाँ पे बेनिफिट उठाना चाहते हैं। एक तो मैं बता दूं यहाँ बेटा, डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको परमिट करी है, एईओ 2 tier and 3 tier to make deferred payment of import duty that are called as eligible importers। AEO 2 tier and 3 tier। AEO means authorized economic operator certified by डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अंडर सीबीआईसी। तो इन्हें क्या दी गई है, डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी दी हुई है। तो अब जो भी एलिजिबल इंपोर्टर है जिन्हें भी ये डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी लेना है, उनको क्या करना है, सबसे पहले इंटीमेट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ बताना तो पड़ेगा कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को, कि भाई हम डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, और यहाँ पे हिज इंटेंशन टू अवेल सेट बेनिफिट हो ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल, यहाँ पे क्या करेगा, आपको यहाँ पे अलाउ करेगा कि आप डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब गुड्स करस्पॉन्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री रिटर्न फॉर पेमेंट फ्रॉम, आपका क्या हुआ, आपके जो भी गुड्स है जिसमें डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी दी गई है, उनकी बिल ऑफ एंट्री आपको कभी रिटर्न की ऑफिसर ने 1st to 15th के बीच में आपको रिटर्न करी, तो आपको ड्यू डेट क्या है, आपके पेमेंट की ड्यू डेट है आपके पेमेंट की 16th, ड्यू डेट है आपके पेमेंट की 16th। और अगर 16 से 31st तक के करी हुई है अदर देन मार्च, तो नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट है वो आपका ड्यू डेट रहेगा। और इन केस ऑफ मार्च फ्रॉम 16 to 31st मार्च, मार्च के केस में 31st मार्च इज द ड्यू डेट, 31st मार्च इज द ड्यू डेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे ड्यूटी का, हाउएवर
यहाँ पे अगर किसी रीजन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं हो पाया तो मैनुअल पेमेंट भी अलाउ किया जाएगा। देन डेफर्ड पेमेंट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया कितनी बार, वंस इन कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स, बेटा वंस इन कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में आपकी वो फैसिलिटी हट जाएगी और जब तक कि आप पूरी ड्यूटी और इंटरेस्ट पे नहीं करते आपको वो फैसिलिटी वापस नहीं मिलेगी। तो ये कंसेप्ट था बेटा डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का। अब कुछ केसेस में बेटा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी रखा है। कौन से केसेस है वो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग क्लास ऑफ इंपोर्टर हु हैव टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। कौन, इंपोर्टर्स रजिस्टर्ड अंडर एसीपी एक्रेडिटेड क्रेडिट क्लाइंट प्रोग्राम में जो भी इंपोर्टर्स हैं उन्हें करना है, और इंपोर्टर्स पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ 1 लाख और मोर पर बिल ऑफ एंट्री। एक बिल ऑफ एंट्री पे 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की ड्यूटी आ रही है और वो पे कर रहे हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करना पड़ेगा। द इंपोर्टर desirous to make use of e-payment facility first need to have an internet account with a designated bank, this you know very well। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे फाइल करी थी तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री सेल्फ असेसमेंट का था तो आपने क्या कर दिया बेटा, बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे ही आपने पैसे दे देने हैं, ड्यूटी का पेमेंट कर देना है। बट अगर यहाँ पे आपको किसने, ऑफिसर ने क्या किया, प्रोविजनल असेसमेंट किया, रीअसेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट किया, तो 1 डे के अंदर अंदर जब भी आपको उसने बिल ऑफ एंट्री रिटर्न किया तब आपको पेमेंट करना है। और डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी हमने जैसे देखा, डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी गई है। एईओ को यहाँ पे 2 टायर 3 टायर यहाँ पे उनको दी हुई है और जो जिनको भी ये फैसिलिटी अवेल करना है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को यहाँ पे कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को यहाँ पे क्या करेंगे, वो इंटीमेट करेंगे जो कि उन्हें यहाँ पे परमिशन देंगे। और यहाँ पे ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, 1 to 15 से रिलेटेड आपकी बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे रिटर्न हुई है तो उस केस में 16th ऑफ द मंथ, और फिर अगर आपकी 16 to 31st है तो 1st ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, एंड इन केस ऑफ मार्च 16 to 31st के केस में 31st मार्च आपका क्या रहेगा बेटा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रहेगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक की जगह आप यहाँ पे मैनुअल पेमेंट करते हो तो भी चलेगा। और डेफर्ड पेमेंट अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया वंस इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तो आपका क्या होगा, डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी वापस ले लेंगे। कुछ केसेस में मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना है। किस में करना है, जो इंपोर्टर रजिस्टर्ड है एसीपी में, यहाँ पे एक्रेडिटेड क्रेडिट प्रोग्राम में, उनको क्या करना है बेटा, उनको यहाँ डेफर्ड पे, उनको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना कंपलसरी है। और जिसका 1 लाख या उससे ज्यादा पर बिल ऑफ एंट्री, ये याद रखना, पर बिल ऑफ एंट्री जिनका क्या आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ऑफ ड्यूटी करेंगे। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पे 1 मिनट सेक्शन 47 पे जाऊंगी मैं पहले। अब इसके बाद आपका क्या होगा, आपने पेमेंट कर दिया, भाई क्या क्या कर लिया आपने, हम देखेंगे डायग्राम से एक बार देखते हैं। हमारे एयरक्राफ्ट वेसल आ गया, पर्सन इंचार्ज ने इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दे दिया, यहाँ पे ऑफिसर ने आपको एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट कर दी, इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, इंपोर्टर ने पैसे वैसे ड्यूटी डिस्चार्ज कर दी। अब क्या होगा, ऑफिसर आपका ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देगा, ऑफिसर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देंगे। सो वंस द कस्टम चेक and payment of duty is completed, the custom officer allow clearance of the goods. Section 47 provides that where the proper officer is satisfied that goods entered for home consumption, क्या है आपके goods not prohibited, goods are not prohibited and appropriate duty and charges has been paid, he will make an order for clearance for the home consumption। तो वो क्या करेगा बेटा, आपका home consumption का order दे देगा। तो ऑफिसर ने क्या किया, यहाँ पे order for clearance दे दिया, order for clearance दे दिया, ठीक है। अब एक section 49 और है, वो डिस्कस करेंगे हम। ये 47 आपकी समरी बुक में नहीं दिया हुआ है बट ठीक है, मतलब सिर्फ समझना था हमें, हमने डिस्कस कर लिया। ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देगा ऑफिसर, दैट्स इट। देन सेक्शन 49 स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन वेयर हाउस पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल। देखो 2 चीजें करोगे, एक तो ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देगा, वो किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए। अगर आपको कुछ वेयर हाउस में रखना है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कस्टम्स ड्यूटी दे पाओ, तो आप क्या करोगे, आप भाई यहाँ पे उस टाइम पे आप क्या करोगे, या आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है यहाँ पे कि मैं गुड्स को कहाँ पे रखूं, इतने सारे गुड्स आपने इंपोर्ट कर लिए, आपके पास इतना बड़ा वेयर हाउस नहीं है, तो आप गुड्स क्या कर सकते हो, ऑफिसर के यहाँ पे कस्टम्स में वेयर हाउस में रख सकते हो। तो 2 चीजें करोगे यहाँ पे, आप या तो गुड्स क्या करोगे बेटा, क्लियर करोगे होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए लेकर के जाओगे। अब क्या हुआ ना, आपने यहाँ पे वेयर द एसी और डीसी ऑफ द कस्टम इज सेटिस्फाइड दैट ऑन एप्लीकेशन, इंपोर्टर ने एप्लीकेशन किया और उसने बोला हाँ मैंने गुड्स लिए थे होम कंजम्पशन के लिए या मैंने वेयर हाउस के लिए नहीं लिए थे बट मैं उनको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो गुड्स कैन नॉट बी क्लियर्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वेदर ड्यूटेबल और नॉट एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। मैंने गुड्स एंटर किए थे होम कंजम्पशन के लिए बट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। या द गुड्स वेयर एंटर्ड फॉर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के लिए मैंने बोला था बट इट कैन नॉट बी रिमूव फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा हूँ वेयर हाउस में विद इन अ रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ इंपोर्टेड ड्यूटेबल गुड्स। तो उस केस में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है
पब्लिक वेयर हाउस में उसको 30 डेज के लिए रख दिया जाएगा। गुड्स को क्या किया जाएगा, पब्लिक वेयर हाउस में 30 डेज में रख दिया जाएगा बेटा। और प्रिंसिपल कमिश्नर जो है उस पीरियड को 30 डेज से और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उस पीरियड को 30 डेज से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या, हमने इंपोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे सारे डिस्कस किए। वापस बता दूं, ये सारे टर्म्स याद रखने बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट या वेसल आपका कहाँ पे आएगा, कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे ही आएगा। एक्सेप्शंस कुछ दिए हुए हैं, स्ट्रेस ऑफ वेदर हो गया यहाँ पे, या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, ठीक है, स्ट्रेस ऑफ वेदर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जा सकता है ना, अवॉइडेबल कॉज हो जाता है, तो सिर्फ उस केस में क्या किया जा सकता है, किसी और जगह पे भी लैंडिंग या कॉलिंग की जा सकती है। फिर पर्सन इंचार्ज क्या करेगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल क्या किया जाएगा, वो देगा। फिर ऑफिसर क्या देगा आपको, ग्रांट करेगा एंट्री इनवर्ड्स। वेसल के केस में खाली एंट्री इनवर्ड्स का फंडा होता है, ऑफिसर क्या करेगा, एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट करेगा। फिर यहाँ पे इंपोर्टर क्या करेगा, फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, यहाँ पे ड्यूटी जो भी अप्रोप्रिएट है वो पे करेगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा, आपको ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देगा, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस देगा। तो ये इंपोर्ट के केस में बेटा प्रोसेस हुई, इंपोर्ट के केस में प्रोसेस हुई। वेयर हाउसिंग का बेटा पहले एक चैप्टर ही पूरा हुआ करता था, बट अब क्या किया है उन्होंने, वेयर हाउसिंग का चैप्टर इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं किया है। तो हम बहुत डिटेल में प्रोविजन में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत जो बेसिक डिस्कशन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे हमने इंपोर्ट पढ़ा वैसे ही हम एक्सपोर्ट भी पढ़ेंगे। तो एक बार पहले एक्सपोर्ट का भी डायग्राम देखेंगे। एक्सपोर्ट में क्या है, पर्सन इंचार्ज को सेम एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट जिसे बोलते हैं वो पर्सन इंचार्ज देगा। पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट देगा यहाँ पे, ठीक है, कौन देगा, पर्सन इंचार्ज देगा। एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे, जो एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट फाइल करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, शिपिंग बिल बोलते हैं, शिपिंग बिल बोलते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट करेगा, वो पेमेंट करेगा और ऑफिसर उसे चेक करेगा, और ऑफिसर जो ऑर्डर देता है यहाँ पे उसे बोलते हैं लेट शिप ऑर्डर बेटा, लेट शिप ऑर्डर। उसके बाद एंट्री आउटवर्ड्स होंगे और फिर आपका व्हीकल जा सकता है, आपका व्हीकल जा सकता है। इतना ही प्रोसेस है एक्सपोर्ट में, एक बार समझेंगे अब। Yes, procedure for export of goods. The first and foremost duty cast on what master of vessel is that export goods are not to be unloaded unless duty duly passed by the proper officer. Proper officer pass करेगा उसके बाद ही loading होगी. The person in charge of the conveyance shall not permit the loading at the custom station of export goods other than baggage, mail bags unless shipping bill or bill of export or bill of transshipment as the case may be duly passed by proper officer has been handed over to the exporter. Baggage of mail bills unless their export has been duly permitted by the proper officer. So यहाँ पे बेटा एक्सपोर्ट गुड्स को क्या है, उसको पहले लोडिंग नहीं देनी, लोडिंग नहीं देगा यहाँ पे पर्सन इंचार्ज। कब तक अलाउ नहीं करेगा, जब तक के ऑफिसर यहाँ पे क्या नहीं करता बेटा, पास नहीं करता, उसको पास नहीं करता है। अदर देन बैगेज एंड मेल बैग्स, जब तक के वो शिपिंग बिल यहाँ पे एक्सपोर्टर नहीं देता है किसको, ऑफिसर को, और जो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट है वो पूरा पास करके जब ऑफिसर अलाउ करेगा उसके बाद ही एक्सपोर्ट गुड्स को लोड किया जाएगा, ठीक है। और बैगेज और मेल बैग्स को कब रख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिसर की परमिशन लेकर बैगेज और मेल बैग्स को यहाँ पे दिया जा सकता है। This is the most important responsibility cast on person in charge of conveyance has to give to the custom authorities complete list of cargo एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टेकन बाय द कन्वेंस अंडर इस चार्ज। उसको पूरी लिस्ट ऑफ कार्गो देनी पड़ेगी वहां पे, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जिसे बोलते हैं कि भाई ये सामान मैं लेकर के जा रहा हूं, और नहीं करता है तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। सेम पैसेंजर और क्रू मैनिफेस्ट और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड भी उसे देना पड़ेगा, ठीक है। किसको देना पड़ेगा, पर्सन इंचार्ज को। द पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस दैट डिपार्ट्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया shall deliver to the proper officer passenger and crew departure manifest and passenger name record और the departing passengers का यहाँ पे से information देना पड़ेगा। Now flow of export. The exporter जो export कर रहा है files an application for export of goods which is called a shipping bill. तो exporter क्या करेगा, एक application file करेगा कि भाई ये goods मैं export करना चाहता हूँ, उस application को क्या बोलते हैं, shipping bill बोलते हैं। After the appraising department assesses the export duty on shipping bill, export cess are collected, export cess collect किए जाएंगे। Thereafter, shipping bill along with export cargo is presented to custom officer in charge of supervision of the loading of the cargo. The officer are generally called as preventive officers, ठीक है। The officer after satisfying himself that all custom checks including export, trade control license and export duty payment has been completed will engross the shipping bill with a let ship order. तो यहाँ पे उसने shipping bill फाइल किया, ऑफिसर सब चेक वेक करेगा, देखेगा पेमेंट वगैरह हो गया, लाइसेंस है इसके पास एक्सपोर्ट का एंड ऑल दैट, और वो एक ऑर्डर देगा जिसे क्या बोलेंगे बेटा, लेट शिप ऑर्डर बोलेंगे, लेट शिप ऑर्डर बोलेंगे। On receipt of cargo on the board of the ship, on receipt of the cargo on board, the ship master agent of the ship issues a receipt of quantity and particulars of cargo loaded on the ship. तो यहाँ पे जो भी मास्टर एजेंट रहेगा वो बताएगा कि भाई हाँ कितना क्वांटिटी का कार्गो शिप में लोड किया, उसकी एक रिसीट देगा वो।
If ship is not berthed alongside quay and the goods have to be taken by ship by boat lighters, boat note procedure would be followed. तो बेटा कई बार ऐसे होते हैं कि भाई कुछ जो गुड्स है यहाँ बड़ी बड़ी बोट्स है जो शोर पे नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बोट छोटी शिप से छोटी बोट से क्या किया जाएंगे, गुड्स वहां पे लेके जाएंगे, तो दैट शुड बी अकम्पनीड विद बोट नोट. ठीक है, बोट नोट पे क्वेश्चन भी दिया है, कई बार शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन बैंक में देखना जरूर. When the shipping bill is presented to master agent of the vessel, the export cargo will be permitted to be loaded. फिर वो shipping bill देख के यहाँ पे export cargo जो है उसको permit करेगा load करने के लिए. The custom officer endorses the shipping bill, the quantity of the goods loaded into the ship under the shipping bill. और custom officer यहाँ पे क्या कर देगा, endorse कर देगा quantity. तो simple है, कुछ भी नहीं है, ये जो diagram है इससे आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा नहीं है. यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट, पैसेंजर क्रू मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट किसको देना है बेटा, पर्सन इंचार्ज देगा, पर्सन इंचार्ज देगा. उसके बाद एक्सपोर्टर क्या फाइल करेगा, शिपिंग बिल फाइल करेगा या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा. एज द केस में भी एक्सपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट होगा और पेमेंट होगा, और लेट शिप ऑर्डर देगा, लेट शिप ऑर्डर देगा. और उसके बाद आपका वेसल का क्या हो सकता है बेटा, एंट्री आउटवर्ड्स हो जाएगा, एंट्री आउटवर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का पैटर्न. अच्छा हाँ, एक और, ये जो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट बेटा दो टर्म्स यूज किए एक्सपोर्ट में. तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में जो डॉक्यूमेंट फाइल करता है एक्सपोर्टर उसे क्या बोलते हैं, शिपिंग बिल. और व्हीकल के केस में जो डॉक्यूमेंट है उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट. और ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ही बोलते हैं, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ही बोलते हैं. नाउ ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट देखेंगे. ठीक है, ट्रांजिट में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, समझेंगे बेटा. फॉर एग्जाम्पल आपके गुड्स क्या हुए, मुंबई से आए. ठीक है, मुंबई सॉरी सिंगापुर से आए मुंबई, सिंगापुर से आए मुंबई, फिर उसके बाद अनलोड हुए, फिर दूसरी शिप में डाले, और फिर वो कहाँ गए, मुंबई से गए चेन्नई. चेन्नई गुड्स कहाँ के थे, गुड्स चेन्नई के थे. सारे पहले अनलोड हुए मुंबई में और फिर ट्रांसफर हुए चेन्नई में. ड्यूटी कहाँ पे कलेक्ट की गई, फाइनली चेन्नई में कलेक्ट की गई. इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट बेटा. जहां पे शिप चेंज हुआ है, बाहर से सिंगापुर से, पहले बाहर की कंट्री से इंडिया सारे गुड्स आए, सारे के सारे अनलोड हो गए मुंबई में. ठीक है, उसके बाद मुंबई के जो थे वो वहीं रह गए. उसके बाद जो गुड्स किसको बिलोंग करते थे, चेन्नई को बिलोंग करते थे, उसको नए शिप में लोड किया और चेन्नई भेजा. इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, जहां पे शिप आपका बदला. What do you mean by ट्रांजिट, ट्रांजिट में क्या हुआ, बाहर से गुड्स आए मुंबई में, फॉर एग्जांपल अनलोड हुए, थोड़े जितने मुंबई के रिक्वायरमेंट थे मुंबई में अनलोड हो गए, जितने केरला के थे सेम शिप गया केरला और वहां पे अनलोड हुए. तो ट्रांजिट क्या होता है, शिप आपका सेम रहेगा, जितने जहां के वहां वहां अनलोड होंगे. ठीक है, अब समझेंगे, समरी बुक पे आएंगे. सेक्शन 53 बेटा प्रोवाइड करता है प्रोविजंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स के, और सेक्शन 54 देता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स के. इन केस ऑफ ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्या होता है, हमने देखा कि कन्वेंस जो रहता है आपका, goods are allowed to remain on the same conveyance. In case of transshipment of goods, conveyance changes, that is goods are unloaded from one conveyance and loaded into another conveyance. In case of transit of goods क्या है बेटा, continuity of record है. और in case of transshipment, continuity of record is not maintained as goods are transferred from one conveyance to another. एक conveyance से दूसरे conveyance आपके goods चले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती, कंटिन्यूटी नहीं रहती है. ये दोनों भी केसेस में बेटा, ट्रांजिट में भी ट्रांसशिपमेंट में भी क्या किया जाएगा, ये गुड्स को ड्यूटी फ्री यहाँ पे ले लिया जाएगा. ठीक है, और जहां उसका फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा, जहां उसका फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा ड्यूटी वहीं पे कलेक्ट की जाएगी. तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट यहाँ पे ड्यूटी फ्री परमिट किया जाएगा और फाइनल डेस्टिनेशन पे ही उस पर ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी. ठीक है, तो ये प्रोविजंस किसके थे बेटा, ट्रांजिट के, ट्रांसशिपमेंट के. और हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इंपोर्ट के प्रोविजन समझे, एक्सपोर्ट के प्रोविजंस पढ़े, और हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो पढ़े. ठीक है, सो बेटा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, पूरा प्रोसीजरल चैप्टर है, इजी चैप्टर है. कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने की, भी किस में इंपोर्ट में कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इंपोर्ट में क्या प्रोसेस है, एक्सपोर्ट में क्या प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है. ठीक है, तो हमने एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पे किया, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा. थैंक यू फॉर नाउ.